Hello students, welcome to lecture 8 of molecular inheritance. So इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उस कोड के बारे में जो पूरे लाइफ को चलाता है। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो कोड चलाता है और उस कोड को हम बोलते हैं द जेनेटिक कोड। ठीक है, तो वो कोड क्या है, उसे डिकोड कैसे किया गया, ठीक है, और वो कैसे वर्क करता है, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द जेनेटिक कोड। ठीक है, तो जेनेटिक कोड क्या है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम लेते हैं। इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजन बेसिस इन एमआरएनए दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो एमआरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स कुछ इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं। ठीक है, बट इस इंफॉर्मेशन को हम रीड कैसे करें, ये कोड है। ठीक है, AUGUAC ये जो लिखा हुआ है ये कोड है। इससे हमें प्रोटीन बनाना है, क्योंकि हमारे हमको पता है हमारे बॉडी में ईच एंड एवरी फंक्शन इज परफॉर्म बाय एंजाइम एंड ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, मतलब प्रोटीन आर द सोल्जर्स। ठीक है, तो प्रोटीन ही काम कर रहा है बॉडी में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करता है, विटामिन जो कुछ नेसेसरी फंक्शंस करते हैं, बट मेजर फंक्शन जो है वो प्रोटीन्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स या फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, या फिर रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं सेल के। तो 99% ऑफ फंक्शन इन द मेटाबॉलिज्म इज डन बाय प्रोटीन। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो उसको कैसे बनाए, ये बना बनाया नहीं होता जैसे कि हम पेरेंट से लेकर आ जाए, नहीं, ये हमारे बॉडी में एक्टिवली सिंथेसाइज होगा कंटिन्यूसली। पुराने प्रोटीन टूटेंगे, खराब होंगे, डिग्रेड होंगे, नए बनते रहेंगे, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ये जो हम आगे बढ़ेंगे। द सीक्वेंस ऑफ थ्री बेसिस डिटरमाइनिंग ए सिंगल अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज कोडॉन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि इस सीक्वेंस को हम लोग थ्री थ्री लेटर्स में पढ़ेंगे, मतलब AUG, UAC, GUA, CGU, इस तरीके से पढ़ेंगे और थ्री लेटर्स को मिलाकर हम बोलेंगे कोडॉन। ठीक है, तो ये जेनेटिक कोड है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कोडॉन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोडॉन 1, इस तरीके से कोडॉन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये हमारे 9 कोडॉन्स है। बट अब हमने पढ़ तो लिया AUG, GUAC, अब एक ही फर्स्ट पे कौन सा अमीनो एसिड लगेगा, सेकंड पे कौन सा अमीनो एसिड लगेगा, थर्ड पे कौन सा, इसके लिए हमको थोड़ा पहले इसके बैकग्राउंड में जाते पहले कैसे ये मिला। जॉर्ज गैमो सजेस्टेड दैट फॉर कोडिंग 20 अमीनो एसिड द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इसने बोला कि अगर 20 अमीनो एसिड को कोड करना है तो जो कोडॉन है, ठीक है, वो 3 न्यूक्लियोटाइड का होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने सारे कॉम्बिनेशन लगा के देखिए, अगर कोडॉन को 2 न्यूक्लियोटाइड का हुआ, दो दो करके पढ़े या चार चार करके पढ़े, तो 20 अमीनो एसिड्स हमें पता है, तो इसने बोला कि 64 कोडॉन्स होंगे। ठीक है, 4 की पावर 3 कर दी। ठीक है, तो समझ गए, तो इसने क्या किया, 64 कोडॉन्स ऐसा होंगे इसने बताया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है हरगोविंद खुराना, डेवलप द केमिकल मेथड इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, सिंथेटिक मेथड डेवलप किया आरएनए बनाने का। उसके बाद मार्शल निरेनबर्ग डेवलप द सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इन्होंने लेबोरेटरी में विदाउट सेल जो है प्रोटीन सिंथेसिस का मेथड फाइंड किया। उसके बाद सेवरा ओका एंजाइम is used to polymerize RNA with defined sequence in a template independent manner। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री है यहाँ पर कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, जेनेटिक कोड का मैंने कैसे डिकोड किया। ठीक है, अब हमें पता है कि 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हमको चाहिए ट्रांसलेशन में फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये उन अमीनो एसिड्स के नाम है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन क्या आता है, जैसे इस बार भी नीट के एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया कि इनमें से कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है। ठीक है, बेसिक कौन सा इनमें से, तो अगर आप ऐसे नाम याद कर लोगे तो भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इनका थोड़ा प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है यहाँ पर, बहुत अच्छी स्लाइड है यहाँ पर कि कैसे हम अमीनो एसिड्स को पहचाने। ठीक है, यहाँ पे आप बेसिक जो है चार्ट की दे रखी है, ठीक है, कलर के हिसाब से, जैसे बीच में केमिकल स्ट्रक्चर दिया है उसका। ठीक है,
उसके नीचे उसका सिंगल लेटर कोड है, जैसे ए इसका सिंगल लेटर कोड है, इसका जी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो जी पहला लेटर है वो है, जैसे टायरोसिन में वाई है कोड, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड का डी है, तो ये सिंगल लेटर कोड है। और जो नीचे उसके लिखा है ये, वो उसका 3 लेटर कोड है। 3 लेटर कोड ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू सिंगल लेटर कोड, बट दोनों याद होना चाहिए हमको, ठीक है। उसके बाद जैसे हम देखेंगे ये क्या एलेनिन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब अगर ये रेड लाइन में है, ठीक है, अगर ये रेड लाइन में है तो क्या हो गया, ये हमारा ये एलिफेटिक हो गया, ठीक है, एलिफेटिक हो गया। उसके बाद कौन कौन से कोडॉन पे ये ऐड होता है, ठीक है, तो कोडॉन्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि इन कोडॉन्स पे ये अमीनो एसिड ऐड होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें, हाँ, तो यहाँ पर हम देखें ग्लाइसिन, ये भी रेड लाइन में है, ठीक है। अब ये डॉटेड लाइन में, डॉट लाइन मतलब ये एसेंशियल है, जो कंप्लीट लाइन है वो नॉन एसेंशियल है, और ये एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल, एसेंशियल मतलब क्या है कि जो हम अपनी बॉडी के अंदर बना सकते हैं, ठीक है, वो हो गए नॉन एसेंशियल, ठीक है। और जो हमें बाहर से ही चाहिए, खाने में ही चाहिए, फूड के थ्रू ही आएंगे हमारे बॉडी में, वो हो गए हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये आपने देखा। उसके बाद जैसे फिनाइलएलानाइन है, इस पे ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन मतलब ये है तो एरोमेटिक है, और डॉटेड मतलब एसेंशियल, ठीक है। उसके बाद ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ठीक है। तो फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन ये तीनों एरोमेटिक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, या कौन से 3 अमीनो एसिड एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। उसमें से 2 एसेंशियल है, एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एसिडिक है और नॉन एसेंशियल है। उसके बाद आर्जिनिन और हिस्टिडीन बेसिक, आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन, ठीक है, ये बेसिक है। और इसी का क्वेश्चन इस बार नीट में आया था, और उसमें आंसर था लाइसिन, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेरीन और थ्रियोनिन हाइड्रोक्सिलिक अमीनो एसिड है। सिस्टीन और मिथियोनिन जो है वो सल्फर कंटेनिंग है, ये क्वेश्चन आता है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन से। और एस्पेरेजिन और ग्लूटामिन ये एमाइडिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा स्लाइड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, उसका नाम, उसका सिंगल लेटर कोड और उसका 3 लेटर कोड, ठीक है। कोडॉन्स यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोडॉन्स का पूरा एक चार्ट अब आगे आएगा, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर, ये कोडॉन्स का चार्ट है। कोडॉन्स का चार्ट कैसे, मान लो अगर यहाँ पर यू है, अगर एमआरएनए में यू है तो उसकी जगह पे क्या आएगा, फिनाइलैलानाइन। यूयूसी है तो भी फिनाइलैलानाइन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे फर्स्ट एयूजी, ठीक है, एयूजी मोस्टली 99% केस में फर्स्ट कोडॉन जो होता है वो एयूजी होता है, इसलिए हर प्रोटीन में जो स्टार्टिंग अमीनो एसिड होता है वो मेथियोनिन होता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद 64 में से 3 जो है यहाँ पर देखो, यूएए याद रखना है, यूएजी और यूजीए, ये स्टॉप कोडोन है, ये किसी अमीनो एसिड को नहीं बनाते, ये ट्रांसलेशन को जैसे ही जो है राइबोसोम यहाँ पे पहुंचेगा, अगर यूए आ गया तो स्टॉप हो जाएगा, कोई अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे। जब ये राइबोसोम को ये सीक्वेंस मिला वहां पर ट्रांसलेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सबसे आगे वाली स्लाइड पे जाएं, हाँ, तो AUG आप देख रहे हो, ये क्या कोड करेगा, मिथ्योनिन को कोड करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो UAA, ये स्टॉप कोडोन मीन्स या 8 तक 9 है, बट 8 अमीनो एसिड्स यहाँ पर ऐड होंगे, याद रखना, ध्यान से सुन लो, 8 अमीनो एसिड्स ऐड होंगे, 9 का कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा, वो एक स्टॉप कोडोन है। इट डज नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, बस ये ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देता है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टॉप कोडॉन 3 है, और स्टार्ट कोडॉन जो है वो हमारा 1 है, जो कि है मिथ्योनिन। तो स्टार्ट कोडॉन तो एयूजी मिलेगा हमें आगे, और स्टॉप कोडॉन में इन तीनों में से कोई भी आएगा तो स्टॉप हो जाएगा। बाकी हमको दिया हुआ है कि ये वैलिन को कोड करते हैं, सेरीन को, ये प्रोलीन को, ये थ्रिन को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आ सकता है कि सबसे ज्यादा कोडॉन्स किसके हैं, सबसे कम किसके हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, 3 स्टॉप कोडॉन्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है, उगा, उआक एंड उआ,
ऐसे याद कर सकते हैं, उआ, उआग और उगा। ठीक है, तो ये स्टॉप कोडॉन हो गए हमारे, समझ गए। तो ये पूरा जेनेटिक कोड का डिक्शनरी है। ठीक है, इसके आप देखकर पहचान सकते हो। एमआरएनए सीक्वेंस आपको अगर दिया है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एमआरएनए सीक्वेंस दिया है, आप उसको पढ़ के प्रोटीन बनाओ। ठीक है, तो आप उसका वो पढ़ते जाओगे, कोडॉन पढ़ते जाओगे। फर्स्ट तो मोस्टली मिथ्योनिन होगा और लास्ट में इन तीनों में से कोई एक होगा। बीच के आपको पढ़ते जाने वाले। सेकंड जो है वो यूसीजी है, तो आप वहां सेरीन लगाओगे। थर्ड अगर सीसीजी है तो वहां प्रोटीन लगाओगे। इस तरीके से आप प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हो। ठीक है, अब जेनेटिक कोड के फीचर्स क्या है। ठीक है, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, 3 लेटर में ही उसको पढ़ा जाएगा। 61 कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड्स, हमको पता है 64 कोडॉन्स है, उसमें से 61 अमीनो एसिड्स बनाते हैं, 3 स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, UAA, UAG एंड UAG डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स, दे एक्ट एज स्टॉप कोडॉन्स। ठीक है, ये समझ गए। तो ये ऐसे स्टार्ट कोडॉन हो गया, ये एक और कोड हो गया, और ये स्टॉप कोडॉन हो गया। एयू हैज डुअल फंक्शंस। ठीक है, एयूजी के 2 फंक्शन, एक तो ये स्टार्ट कोडन की तरह काम करता है, ठीक है, और मिथ्योनिन को कोड करता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में फर्स्ट मिथ्योनिन होगा और प्रोकैरियोट्स में ये मिथ्योनिन पे फॉर्माइल ग्रुप लग जाता है। ठीक है, उसको हम लोग फॉर्माइल मिथ्योनिन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। तो एयूजी का काम क्या है, एक तो यहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, एक तो ट्रांसलेशन स्टार्ट करने का काम, और दूसरा वो कोड करता है फॉर मिथ्योनिन इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स के केस में मिथ्योनिन की जगह पर एयूजी की क्या बनाता है, फॉर्माइल मिथ्योनिन है, तो मिथ्योनिन ही उसमें एक फॉर्माइलेशन उसका हो गया है। एंड अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मेनी कोडॉन्स। ठीक है, अब अमीनो एसिड बहुत सारे कोडॉन्स होते हैं एक्सेप्ट एयूजी। ठीक है, एयूजी सिर्फ मिथ्योनिन का एक ही कोडॉन है, और यूजीजी ट्रिप्टोफैन का एक ही कोडॉन है। बाकी जो कोडॉन्स है जिससे एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन, अगर हम देखें पीछे, देखो, अगर आप देखोगे ल्यूसिन के लिए ये भी है, ये भी ल्यूसिन बनाता है, ये भी ल्यूसिन बना रहा है, ये भी ल्यूसिन बना रहा है, 6 है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं डीजेनरेट कोडॉन्स, मतलब more than one codon for a single amino acid, such codons are called as degenerate codons. ठीक है, more than one codon for a single amino acid, such codons are called as degenerate codons. ठीक है, इसमें 2 अमीनो एसिड्स मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन के लिए सिंगल सिंगल कोडॉन है, बाकी सबके लिए एक से ज्यादा कोडॉन है। ठीक है, आप अगर डायग्राम में देखोगे यहाँ पर, तो मिथ्योनिन के लिए एक ही है। ठीक है, मिथ्योनिन के लिए एक ही है, और ट्रिप्टोफैन के लिए यूजीजी है। बाकी सब के लिए एक से ज्यादा है। ठीक है, बाकी सब के लिए एक से ज्यादा है कोडॉन। ठीक है, तो उन कोडॉन्स को हम बोलेंगे डीजेनरेट कोडॉन्स। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इन एक एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। नो पंक्चुएशन बिटवीन एडजेसेंट कोडॉन, ऐसा नहीं है कि एक खत्म होगा तो कोई कॉमा लगाना है हमको या स्टॉप लगाना है, ये कॉमा लेस होगा। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस फैशन में, मींस ऐसे कंटिन्यूअस रीड किया जाएगा इन द 3 का स्लॉट में। ठीक है, 3 के स्लॉट में हम इसको रीड करेंगे। तो ये यूनिवर्सल है। ठीक है, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, मींस ये सब पर अप्लाई होता है, सबके अंदर होगा। फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यू कोड्स फॉर फिनाइलएलेनिन, सम एक्सेप्शन आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स एंड इन सम प्रोटीन। ठीक है, ये यूनिवर्सल है, मतलब एयूजी सब जगह मिथ्योनिन बनाएगा, बट एक दो कुछ एक्सेप्शन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है उसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, मान लो यहाँ पर यूएसी कुछ बना रहा है, बट वहां कुछ और अमीनो एसिड ऐड कर रहा है। ठीक है, और कुछ प्रोटोजोन में, बट 99% ये यूनिवर्सल है, मीन सब में वो जो कोडोन है वो ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकते। अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, वन कोडॉन स्पेसिफाई ओनली वन अमीनो एसिड। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि यूएसी जो है वो मिथ्योनिन को भी कोड कर रहा हो और हिस्टीडीन को कर रहा हो, ऐसा नहीं है। अनएम्बिगुअस मतलब वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही जो है स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक होगा वो। ठीक है, उसके बाद म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, relationship between genes and DNA are best understood by mutation studies. Deletion and rearrangement in DNA may cause loss or gain of a gene as a function। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं म्यूटेशन के बारे में, कि अगर इसमें हम लोग डिलीशन करें, एडिशन करें, तो इसमें
जो है चेंज आ सकता है। अगर मान लो यहाँ पर CGU के बाद में यहाँ पे मैंने एक G इंसर्ट कर दिया, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आएगा और प्रैक्टिस में आपको करना ही है। मान लो मैं बोलता हूँ ये नॉर्मल सीक्वेंस है और इसमें मैंने यहाँ पर एक जी इंसर्ट कर दिया, तो कितने अमीनो एसिड्स नॉर्मल बनेंगे और कितने चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाले तो नॉर्मल बनेंगे, AUG से जो बनना था वही बनेगा। 1 2 3 4 4 कोडॉन तो नॉर्मल है। उसके बाद कोडॉन का पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया, पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब पूरे यहाँ से 1 2 3 4 5 लास्ट वाला तो कोड नहीं करेगा, तो 4 अमीनो एसिड्स नॉर्मल से डिफरेंट हो जाएंगे और 4 जो है यहाँ पर जो नॉर्मल थे वैसे ही रहेंगे, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करना है और ये आएगा, ठीक है। Insert or deletion of one or two bases changes the reading frame from point insertion or deletion. It is called as frame shift, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट या डिलीशन हम कर सकते हैं एक या दो का। अगर यहाँ पे मैं 3 ऐड कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे CGU के बाद में मैं ए ऐड कर दिया, 3 ऐड कर देता हूँ, तो एक अमीनो एसिड एक्स्ट्रा आ जाएगा, बट बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा अगर मैं 3 लेटर्स को इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पूरा इसके आगे का रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, हमने देखा। अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो भी पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट और डिलीशन। इंसर्ट डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस, 3 या 6 या 9 अगर मैं इंसर्ट करता हूँ, द रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनऑल्टर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 इंसर्ट करता हूँ, CGU के बाद में मैंने GAG ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है, बाकी आगे का सेम है। Hence one or multiple amino acid inserted deleted, ठीक है। तो क्या होगा, जितने तुमने ऐड किए, मतलब GAG ऐड किया, तो एक अमीनो एसिड बढ़ जाएगा, ठीक है, बट आगे और पीछे के अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब फ्रेम शिफ्ट यहाँ पर नहीं होगा, रीडिंग फ्रेम जो है वो अनऑल्टर्ड रहेगा, ठीक है। अगर मैं 3 को डिलीट भी कर देता हूँ तो भी रीडिंग फ्रेम अनऑल्टर्ड रहेगा, बस एक अमीनो एसिड जो यहाँ बनता था वो इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रीडिंग फ्रेम का क्वेश्चन बहुत बार आएगा कि किस में रीडिंग फ्रेम ऑल्टर होगा, किस में नहीं होगा, तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जेनेटिक कोड वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से आप NCERT से भी पढ़ लो, इसको ध्यान से समझ लो और इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व कर लो, ठीक है। थैंक यू।